Hello everybody. Hi, my name is Isha and today I'll be talking about capital market. Last video में we saw about money market. Money market क्या होता है that where investments are made for less than a year. Capital market is exactly opposite. जहाँ पे भी investments are for more than a year, that's actually capital market. So capital market it's a market where savings and investments are moved between supplier of capital and those who actually need it. Now, it's a market where buyers and sellers engage in trade of financial securities, and securities can be any like stocks, shares, bonds, scripts, anything. It provides for capital requirement and trades mostly in long-term securities. Not mostly, it actually trades in long-term securities only. Participants, they are individuals, financial institutions, foreign portfolio investors, corporates. Anyone can be a participant. And SEBI is our regulator for capital market, just like RBI was for money market. And we all know that capital market is basically divided into two markets. One is a primary market, which we sometimes call new issue market, जहाँ पे हम बोलते हैं IPO आया है, वो IPO प्राइमरी मार्केट में आता है. एंड अनदर वन इज़ अ सेकेंडरी मार्केट. विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है ना, जैसे जब कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है, फर्स्ट टाइम जो इशू करती है, तो फर्स्ट टाइम में मार्केट में नहीं आता है. फर्स्ट टाइम में उसका IPO आता है. लाइक द कंपनी, even the market wants to see the worth या credit worthiness of a company. Like if you remember, अभी जो थोड़े दिनों पहले बर्गर किंग का सब्सक्रिप्शन आया था, बर्गर किंग का IPO आया था, एंड वी ऑल नो कि वो अराउंड 600 टाइम्स उसका सब्सक्रिप्शन हुआ था. इट वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड. 100 शेयर्स हैं, मांगे 6000 लोगों ने थे. तो हाउ कैन यू गिव 100 शेयर्स? कभी डिविजिबल तो होते नहीं हैं. तो only those 100 lucky people who got those shares. Now if those who got the shares in IPO, जो 100 लोगों को वो बर्गर किंग के शेयर मिले थे, अब उन लोगों को तो मिल गए. अब 100 people got those shares, but now when they got the shares, they got it directly from the company. कंपनी मतलब बर्गर किंग ने डायरेक्टली उन 100 लोगों को शेयर्स दे दिए. बचे कितने? आपके जो 6000 लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब अराउंड 5900 लोग जो आपके बच के. नाउ व्हेन दे वांट टू बाय द शेयर्स, दे कांट गेट इन प्राइमरी मार्केट बिकॉज उन्हें तो मिले ही नहीं वो. नाउ दे विल गो टू सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में जब ये शेयर्स ट्रेड होंगे, these 100 shares, they will be traded in here. Now they will ask for it. Now they'll have to pay the price जो मार्केट में अंडरगोइंग प्राइस है. इफ़ यू ऑल नो, द बर्गर किंग का सब्सक्रिप्शन 60 रुपये पे हुआ था, बट जी ओपन ही अराउंड 108, 9, 13 समथिंग पे हुआ था. तो इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा प्राइस पे ओपन हुआ था. एनीवेज, तो प्राइमरी मार्केट समझ गए आप लोग कि व्हेन एन इन्वेस्टर डायरेक्टली बाइज इट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, दैट्स व्हेन वी से इट्स अ प्राइमरी मार्केट. न्यू इशू मार्केट, जहाँ पे नया शेयर, नवा शेयर लॉन्च होता है, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. Okay, so investor has to directly apply to the issuer for allotment by paying application money. वी ऑल नो दैट. अकाउंट्स में तो पढ़ा ही है हमने कि जब भी शेयर 10 रुपये का है तो उसका अलॉटमेंट मनी 3 रुपये का है या 4 का है या 5 का है, वो व्हाटएवर, अगर वो इतने रुपये पे कर देता है तो उसे शेयर मिल जाता है. तो एप्लीकेशन मनी पे करता है और उसे शेयर मिल जाता है. तो द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट इज़ टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूली इशूड शेयर फ्रॉम कंपनी टू द पब्लिक. नाउ IPO में क्या होता है ना कि अब जो शेयर पहले कंपनी के पास था, वो कंपनी से अब पब्लिक के पास आ गया है. पब्लिक में कुछ सेलेक्टेड पब्लिक के पास आया है जिन्होंने अप्लाई किया है उस शेयर के लिए, या अप्लाई भी बहुत सारे लोग कभी कभी करते हैं जब ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं. तो जो लकी पीपल है जिन्हें वो मिला है, बर्गर किंग में जिन 100 लोगों को वो मिला था इन आवर एग्जाम्पल, तो जो उनको मिला है शेयर, नाउ व्हेन दे वांट टू सेल इट, दे हैव टू गो टू सेकेंडरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट में 3 प्लेयर्स होते हैं, ये तो सबको ही पता है. इशूअर जो इशू कर रहा है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है, अपने पैसे लगा रहा है, और इंटरमीडियरी
अब कंपनी डायरेक्टली तो नहीं जाएगी ना इसके पास कि नहीं नहीं लो मेरा शेयर मैं आईपीओ में लेके आ रहा हूँ तुम बाय कर लो। तो ऑब्वियसली बहुत सारी इंटरमीडियरीज रहती हैं, बैंक रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज रहती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो उस शेयर का एडवर्टीजमेंट करते हैं, उस शेयर्स को बाय करने में फैसिलिटेट करते हैं। कई सारे बैंक्स होते हैं जो मतलब अंडर रेटर्स बनते हैं हमारे कि हम आपका शेयर बेचेंगे, आप हमें इतना % कमीशन देना। तो ऐसे सब होता है, तो इंटरमीडियरीज होते हैं वो। ना सेकेंडरी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। नाउ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ मतलब अभी बर्गर किंग का सिक्योरिटी आया था, लोगों को मिल गया। नाउ जब अब वो खुलेगा, लोगों को एक ही बार मिलना था, वो मिल गया। अब ये 100 शेयर जब स्टॉक एक्सचेंज में आएंगे ऑन द सेकेंड डे आफ्टर ओपनिंग ऑफ शेयर, फ्राइडे को शेयर ओपन हुआ या मंडे को शेयर ओपन हो गया, आईपीओ को मिल गया। नाउ ट्यूसडे को जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा शेयर, तो उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, बिकॉज इशू तो वो हो चुकी है ना, इशू तो वो आईपीओ में ही हो गई थी। नाउ जब वो एक्सचेंज में आती है हम उसको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर चुकी है पहले ही। सो इट्स अ मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू ए स्टॉक मार्केट, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं। दैट इज़ बेसिकली आर सेकेंडरी मार्केट्स। स्टॉक एक्सचेंज आपके प्राइमरी मार्केट नहीं होते हैं। सेकेंडरी मार्केट कंसिस्ट ऑफ बोथ इक्विटी या फिर डेट। इक्विटी भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। सिक्योरिटीज़ इशूड बाय अ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम आर ऑफर्ड टू द पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट। ये मैंने बता ही दिया है कि जब फर्स्ट टाइम इशू करती है कंपनी सिक्योरिटी, तो वो मार्केट में इशू नहीं करती है, वो पहले पब्लिक को इशू करती है। तो और वो पब्लिक को जब इशू करती है, दैट इज़ कॉल्ड आर आईपीओ एंड इट इज़ डन अंडर प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब प्राइमरी मार्केट में एक बार आ जाती हैं सिक्योरिटीज़, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्टिंग होती है वो उसकी सेकेंडरी मार्केट में होती है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। So now once the IPO is done, the stock is listed on stock exchange। तब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, और तब अगर मैं उसका डिज़ायर्ड प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, आई विल गेट द शेयर। IPO आया था 60 रुपये में बर्गर किंग का, लेकिन जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ इट वॉज अराउंड 110, 108 समथिंग। नाउ इफ़ आई एम रेडी टू पे 108 and 110, आई विल गेट द शेयर। ओके, सो that's what actually happens in secondary market। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं होता है, इट एक्चुअली इज़ बिटवीन पीपल टू पीपल। मेरे 60 का ख़रीदा था, मुझे 110 में बेचना है, और अगर तुम 110 में ख़रीदने में तैयार हो, विल गेट द शेयर। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि सेकेंडरी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इज़ दैट प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर गेट्स सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी through IPO, while in secondary market one purchases securities from another investor या through stock exchange who is willing to sell the same। Now what are the functions of capital market? अब capital market के functions भी होते हैं। फर्स्ट तो यही है कि it links savers and investors। जो हमारे savers हैं, जो सेव करना चाह रहे हैं, ये जो investors हैं, उनको लिंक कर देता है। Capital market it's basically an intermediary between those who have excess funds and those who need those funds। और वो चैनलाइज करता है जो आइडल फंड्स हैं, जो मेरे पास पड़े हुए हैं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, एंड किसी को चाहिए वो, जिसको उसकी ज़रूरत भी है, तो इट एक्ट्स एज अ चैनल। इट जनरेट इनकम और इंटरेस्ट और व्हाटएवर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। Now second function is it helps in capital formation। Now how does it help in capital formation? Like हम capital market बोलते हैं इसे, but how does it help? If you know that companies come up with IPOs, तो अगर मेरी कोई कंपनी है, जैसे मैंने बर्गर किंग का एग्जांपल लिया था ना, व्हेन बर्गर किंग वांट्स टू एक्सपेंड एंड इट नीड्स फंड, तो अब वो हर बार बैंक के पास तो नहीं जाएगा ना लोन लेने के लिए कि नहीं बैंक मुझे लोन दे दो, ऑलरेडी उसके पास इतना सारा लोन पड़ा हुआ है। वो वापस बैंक के पास जाएगा तो बैंक क्या बोलेगी, नहीं भाई अब हम लोन नहीं देंगे, तुम ऑलरेडी बहुत लोन ले चुके हो। तो उसके पास अब दूसरा वो क्या होता है, नाउ इट विल गो टू मार्केट। वो मार्केट में जाता है और जनरल पब्लिक से शेयर लेता है, हमसे शेयर लेता है। तो
पहले आईपीओ में आएगा, पहले अपने आईपीओ में शेयर्स निकालेगा, फिर उसके बाद आईपीओ के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आता है और स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं। द कंपनी गेट द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितने का भी वो इशू लेके आया है वो उसकी मर्ज़ी रहती है। तो जितने भी उसको पैसे चाहिए वो उतने का इशू लेके आ जाएगा और उतने ही उसको पैसे भी मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज सी दैट इट फुलफिल्स एंड केटर्स टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे, उनकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उनको केटर करता है। इट मोबिलाइजेज द सेविंग्स ऑफ पीपल थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड लेंड्स द मनी फॉर लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो भी आपके एक्सपेंशन या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हेल्प होता है। रेगुलेट सिक्योरिटी प्राइसेस। नाउ यू ऑल नो कि जब मार्केट में सिक्योरिटीज़ होती हैं तो यू डोंट सी इट लाइक कि कोई भी सिक्योरिटी आज सपोजिंग 100 रुपीज़ की थी, अगले दिन आपको 200 रुपये की मिलेगी। नहीं, कुछ कैप्स होते हैं आपका, अपर सर्किट होते हैं, लोअर सर्किट होते हैं कि ना तो इससे कम आज के दिन में जा सकती है। ये आज ये 100 रुपये पे है तो मैक्स टू मैक्स ये 120 तक जा सकती है, विच आई एम सेइंग इज़ अ वेरी लाइक ब्लू चिप कंपनीज़ का होता है 20% का कैप, तो 20% का सर्किट तो नॉर्मली 5, 7, 10, 15 इतना ही होता है। बहुत कम कंपनीज़ हैं ब्लू चिप जिनका 20% का सर्किट होता है। यानी कि अगर आज शेयर 100 रुपये का है तो वो मैक्स टू मैक्स 105 या 110 या 115 तक जा सकता है। ऐसे ही लोअर में 90 है या मैक्स टू मैक्स 95 तक जा सकता है। तो इट रेगुलेट सिक्योरिटी प्राइसेस। ऐसा नहीं है कि मैं आज सेलिंग पे आ गई तो मतलब मेरा शेयर तो पता नहीं 100 से आज मेरे ख्याल से 0 तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर सब बेच ही रहे हैं, बिकॉज यू ऑल नो कि सिक्योरिटीज़ ऐसे ही मतलब इनका प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर ज़्यादा बायर होते हैं तो प्राइस बढ़ता चला जाता है, अगर सारे सेलर्स होते हैं तो प्राइस गिरता चला जाता है। दैट्स हाउ आवर मार्केट वर्क्स। अगर प्राइस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, दैट मीन्स एवरीबडी इज़ बाइंग दोज शेयर्स, नोबडी इज़ विलिंग टू सेल दैट शेयर। और अगर प्राइस गिरता जा रहा है, दैट मीन्स एवरीबडी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग दैट शेयर। तो दिस इज़ हाउ आवर सिक्योरिटीज़ मार्केट वर्क। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर सब सेल करने लग जाएंगे और आज ये 100 रुपये का है तो ये गिर गिर के 10, 20, 30 तक पहुंच जाएगा। एक कैप होती है सर्टेन, एक सर्किट होता है जिसके नीचे वो नहीं गिर सकता है। 100 से मैक्स टू मैक्स 90 गिर सकता है। कुछ शेयर्स में तो सिर्फ 5% का ही सर्किट रहता है, यानी कि 100 से मैक्स टू मैक्स 95 ही आएगा वो शेयर आज। ओके, सो इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग the price of securities. The capital market continuously monitors the trading of securities. So securities की trading है, because if you all know कि सेबी का एक और काम है, that is और इन्वेस्टर्स की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो अगर कभी लीक हो जाती है तो इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं हम उसे। तो बेसिकली आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि किसने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। बट अगर कुछ अनस्पेक्युलेटिव, कुछ समथिंग यूनिक हैपन्स तो सेबी को पता लग जाता है, बिकॉज ऑफ हिज एल्गोरिथम्स और उसके जो भी प्रोसेस रहते हैं उनसे। Okay, so the provision of investment avenues. Now, capital market provides different long-term investment avenues. तो बहुत सारे different होते हैं, आपके bonds में भी होते हैं, securities में भी होते हैं। Even securities में भी आपकी mid cap securities होती हैं, आपकी large cap securities होती हैं, आपकी small cap securities होती हैं। तो बहुत सारे रहते हैं। Futures, forwards ये सब भी होते हैं। Future forward, आपके options वगैरह, ठीक है। ओके, सो देर आर डिफरेंट लॉन्ग टर्म एवेन्यूज़ बाय ऑफ प्रोवाइडिंग एंड ऑफरिंग गुड इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस टू द पीपल। तो पब्लिक को जैसे चाहिए वो वैसे कर सकता है। उसको आर्बिट्राज करनी है तो आर्बिट्राज कर ले, उसको स्पेकुलेशन करना है तो ही कैन स्पेकुलेट इट, उसको हेजिंग करनी है तो वो हेजिंग भी कर सकता है। सो देयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, देयर आर डिफरेंट टूल्स। People are encouraged to invest their funds and earn regular income in form of interest. जैसे बैंक में हम FD करते हैं कि हमने 2 लाख की FD करा ली, अब आपको हर साल 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा या 15,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली। मार्केट में भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं,
बहुत सारी कंपनियां म्यूचुअल फंड्स लेके आती हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में कुछ फिक्स्ड इनकम बेयरिंग वो भी होते हैं, फंड्स होते हैं जो आपको हर साल कुछ परसेंटेज इनकम देंगे। कुछ ग्रोथ फंड्स होते हैं जो इनकम नहीं देते हैं, आपकी जो इनकम भी हुई है, जैसे कभी कभी डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, तो वो उसको हमको नहीं देते हैं कैश में कि नहीं ईयर एंड हो गया है आप ये अपना डिविडेंड लीजिए, वो नहीं देते हैं। दे इन्वेस्ट इट, दे प्लो इट बैक इनटू अ फंड, और उसको हम ग्रोथ फंड बोलते हैं। ओके, सो द अदर फंक्शन इज़ कि ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होगा ही। हमारा जो एक्सचेंज है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी डेवलप्ड होगी, उतना ही अच्छा हमारी इकॉनमी भी होती है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंजेस आर डायरेक्टली लिंक। आपने देखा होगा जब यूएस में वॉल स्ट्रीट पे शेयर्स गिर जाते हैं, वॉल स्ट्रीट मार्केट गिर जाता है जब हम बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड के जितने भी शेयर्स हैं सब गिर जाते हैं। यूएस मार्केट क्रैश करता है, इंडिया, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, सबके मार्केट क्रैश करते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मार्केट। नैस्डैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हमारा शेयर, हमारा मार्केट भी उस पर डिपेंडेंट है। बिकॉज बहुत सारी यूएस कंपनीज़ के शेयर्स इंडिया में भी लिस्टेड हैं, और बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ के शेयर यूएस मार्केट में लिस्टेड हैं, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब यूएस मार्केट में भी लिस्टेड हैं। ओके, so capital markets speed up the economic growth in a country by providing funds among different sectors of economy continuously. It provides funds for large infrastructural development companies and business houses। जो आपके large infrastructural development companies हैं जिनको funds चाहिए और जिनको मालूम है बैंक से नहीं मिलेंगे, तो डायरेक्टली गो टू IPO, बिकॉज वो जानता है बैंक तो फिर भी 10-12 ही है कंट्री में, पब्लिक तो कितनी है, पॉपुलेशन देखिए है इंडिया की, कोई ना कोई तो लेगा ही ना शेयर्स। ओके, so now the another function is that it minimizes the transaction cost and time. So capital market facilitates the trading of long term securities. It reduces the overall cost। जो overall cost होती है, जब हमें मालूम है जो हमारी कॉस्ट होती है शेयर्स को लिस्ट करने की, जिसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, वो एक्चुअली बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इंटरेस्ट और द कॉस्ट दैट वी हैव टू पे टू आवर बैंक्स। बिकॉज उनका इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है कि 10% पे या 12% पे, बट जो इक्विटीज़ को देना पड़ता है विच इज़ वेरी मच वेरिएबल। लाइक अगर प्रॉफिट हुआ है तो दे दो डिविडेंड, नहीं हुआ है तो मत दो, तो इसीलिए कॉस्ट बहुत कम होती है, और ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही नहीं है ज़्यादा। ओके, नाउ कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी है, कम पड़ गए वापस से शेयर्स लिस्ट करा दो थोड़े से, और मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपका मेंशन होना चाहिए, बट यू कैन अमेंड दैट एज वेल। अगर नहीं भी मेंशन है तो आपको जितने शेयर्स चाहिए आप उतना लिस्ट करा दो। आज आपने 100 करोड़ के शेयर्स लिस्ट कराए हैं, अब आपको और एक्सपेंशन करना है, आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंड करना है, तो आप और 100 करोड़ के करवा दो, 200 करोड़ के हो जाएंगे आपके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्ट। तो इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। नाउ इट्स अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। अगर आपका स्टॉक मार्केट में जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे हमारा नैस्डैक में हम बोलते हैं S&P है, डाउ जोन्स है हमारा, तो ऐसे ही हमारी इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें 2 फेमस इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी आपका NSE का है और सेंसेक्स आपका BSE का है। तो दीज जो इंडेक्सेस हैं दे आर एक्चुअली, निफ्टी में 50 शेयर्स हैं आपके ब्लू चिप कंपनीज जिन्हें बोलते हैं हम, और सेंसेक्स में आपके 30 हैं, तो ये भी ब्लू चिप कंपनीज ही हैं। तो जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज मतलब जो बहुत ही रिप्यूटेड कंपनीज होती हैं, एंड डोंट वरी, ये ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स ही है। मतलब रिलायंस आ गई है NSE में तो अब वो ज़िंदगी भर रहेगी उसमें, ये चेंज होते रहते हैं। मार्केट कैपिटल के हिसाब से आपकी बढ़ती है घटती है, उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसमें आपके जो बहुत मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग शेयर्स होते हैं वही आते हैं, जो जिनको मालूम है कि अगर रिलायंस का शेयर गिर गया नीचे तो रिलायंस के साथ साथ वो 50 और शेयर्स को लेके डूबेगा, उनको कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। Okay, so it also checks, it also acts as a barometer of economic health, not investor education. We all know that स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, हमारा कैपिटल मार्केट जो है, इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग
इन्वेस्टर एजुकेशन हमारे इन्वेस्टर को एजुकेट भी कराता है। इफ़ यू ऑल डोंट नो दैट, कभी भी डीमेट अकाउंट खोल लो, उसमें 50 वीडियोस मिलेंगी आपको। हाउ टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट, हाउ टू अर्न इनकम इन अ मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर्स, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। तो बेसिकली अभी दे आर एक्चुअली कि मतलब सबको नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। दे शुड ऑल बी नोइंग। हमें ये मालूम है कि लॉकडाउन के टाइम पे देयर वाज अ ह्यूज इनफ्लो इन शेयर्स, जिसकी वजह से जो इतना अच्छा कमबैक हुआ है मार्केट में। वी ऑलमोस्ट से कि देयर इज़ अ, अभी तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन आर करंट इकोनॉमी एंड द स्टॉक एक्सचेंज, द मार्केट। सेंसेक्स आज उतने पॉइंट्स पर है जितने पे वो तब भी नहीं था जब कोरोना वायरस नहीं था। अभी तो फिर भी कोरोना वायरस चल रहा है एंड इट इज़ लाइक बियॉन्ड दोज पॉइंट्स। Okay, so so the another one is that it promotes transparency. अब transparency क्यों? बिकॉज अब इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। मुझे ये शेयर चाहिए, मुझे मालूम है T+2 के बेसिस पे मैं आज खरीदूंगी, T+2 पे मुझे ये शेयर मिल जाएगा। तो बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि एक शेयर सर्टिफिकेट है, पहले उसको साइन करना पड़ेगा। मुझे अगर किसी को देना है तो पहले मैं उसको साइन करके उसको दूंगी, फिर एक कॉपी निकाल के कंपनी को भेजूंगी, फिर कंपनी उसको अपने रजिस्टर में नोट करेगा कि नहीं, अभी मेरा जो शेयर होल्डर है वो ये नहीं ये है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू डीमटेरियलाइजेशन ऑफ आवर शेयर्स। Okay, now what are the objectives and importance of capital market? अभी functions पढ़ लिए। functions क्या होते हैं? ये होते हैं। now इम्पोर्टेंस, अभी वो किस चीज़ में आपकी हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज की वजह से, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें होती हैं, दैट इज़ बेसिकली आर इम्पोर्टेंस। ओके, सो इट प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर्मेशन सर्विस टू इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें इन्वेस्ट करना है, उनके पास कैपिटल पड़ी हुई है, तो उस कैपिटल को सही जगह लगाने के लिए वी हैव अ कैपिटल मार्केट। द ओनली ऑर्गेनाइज, जो आपका कैपिटल मार्केट है, इट इज़ द ओनली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट दैट प्रोवाइड्स सफिशेंट मार्केटेबिलिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी फॉर शेयर्स। यू नो कि प्राइस एक दिन में गिरने नहीं वाला है, एक दिन में बढ़ने नहीं वाला है। तो यू आर लाइक, आप बिल्कुल संतुष्ट हो कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा, अगर गिरना है तो इतना नहीं गिरेगा कि मतलब मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा टाइप्स। थोड़ा सा गिरेगा अपना 5, 10, 15%। इट प्रोवाइड्स रीजनेबल सेफ्टी एंड फेयर डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। आप वही सिक्योरिटीज़ लोगे जो आपका मन है। ऐसा नहीं है कि आपको यही लेनी पड़ेगी, यही अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको जोन सी भी सिक्योरिटीज़ चाहिए आप वो ले सकते हो। इट हेल्प्स अचीव द इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़। डिमांड मैं कर रही हूँ सिक्योरिटीज़ की, ओके, बट सप्लाई नहीं है, तो मेरी डिमांड तो शूटअप करती रहेगी और प्राइस बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर उसकी एडिक्वेट सप्लाई भी है मेरे को, तो डिमांड तो प्राइस कभी नहीं बढ़ेंगे। डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसको हमें सप्लाई मिल रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा। अगर डिमांड बढ़ती जाएगी और हमें सप्लाई नहीं मिलेगी तो प्राइस शूटअप करते ही रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे वी डोंट नो, बट बिकॉज उनकी सप्लाई भी है तो इसीलिए प्राइसेस हमेशा एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं डिमांड और सप्लाई के। जितनी डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई है, या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, लाइकवाइज आपका इक्विलिब्रियम होता है। ओके, इट असिस्ट इन करेक्ट इवेल्युएशन, जो आपका करेक्ट इवेल्युएशन है सिक्योरिटीज़ का। डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे, सीधी सी बात है। डिमांड बहुत कम है तो प्राइसेस नीचे ही जाएंगे। ओके, सो इट हेल्प्स इन इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। नाउ अनदर पॉइंट इज हेल्प्स इन ऑर्डरली फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग्स एज बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो जो हमारी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका जो फ्लो होता है सेविंग्स का, कि यहाँ से लेके हमें फ्रॉम दिस पर्सन वी आर सेविंग इट टू दिस लेवल, कि हमने इस कॉरपोरेशन से लिया, हमने पैसा लगा दिया अपने शेयर्स में, तो नाउ वी आर सेटिस्फाइड कि नहीं, हमारी जो सेविंग्स हैं दे आर फाइन। ओके, देर इज़ अ फ्लो
जो हमारी सेविंग्स का है, और बिटवीन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स मैं किसी में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मुझे डेट में करना है, मैं डेट में इन्वेस्ट कर लूँगी। मुझे इक्विटी में करना है, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर लूँगी। तो जिसमें भी करना है मैं उसमें इन्वेस्ट कर लूँगी। ओके, सो इट इज़ असेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ऑब्वियसली ना, अभी मैं कोई कंपनी हूँ, मुझे एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए तो मैं लिस्ट करा दूँगी शेयर्स। तो इससे क्या है, इट इज़ अ वे लाइक कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो फास्टर हो सकती है। ओके, so the eighth point is it adopt state of art trading system and practices in tune with our international norms। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि नेस्डैक गिर गया, अगर मतलब वॉल स्ट्रीट मार्केट अगर गिर जाएगा तो हमारी सेंसेक्स और निफ्टी भी गिर जाती हैं? बिकॉज वी आर नाउ इन ट्यून विद द इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं, जो एक्सचेंज के नॉर्म्स हैं, जो एक्सचेंज के रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, हम वही फॉलो करते हैं। नॉट ऑल टुगेदर सेम, बट इन कंटेक्स्ट जैसे अपने IFRS हैं, तो हमने IFRS कॉपी नहीं करे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। वी मेड समथिंग न्यू बट इन ट्यून विद IFRS, जिसे हम इंड AS बोलते हैं। ओके, सो दे आर बेसिकली ट्रेडिंग एंड प्रैक्टिसेस इन ट्यून विद इंटरनेशनल नॉर्म्स। नाउ अब इतना सब पढ़ लिया और रेगुलेटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। So just before ending, let's just talk a bit about SEBI. So SEBI is a regulatory body of capital market, and in 1988 when it was first established, it was a non-statutory body. But after passing the SEBI Act 1992 by Indian Parliament, it was made statutory body, it was made a regulatory body, and that too autonomous. And it has all the three functions of being a quasi-legislative, quasi-judiciary and quasi-executive. It can frame its own laws, it can draft its own regulations, it conducts its own investigation, and it passes the rulings and orders in its judicial capacity. Though this makes it very powerful, but अगर हमें अपील करनी है सेबी की कहीं, तो उसके लिए सेबी का एक ट्राइब्यूनल है, सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट अपील जाती है, और सेकंड अपील अगर हमें सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल की करनी भी है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। So that is why SEBI has a very proactive role in streamlining our economy, our international standards, those rules regulating our stock exchanges. Okay, so this completes our video on capital market. And if you like the video, then don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Thank you.